हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे कि जब प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्लानिंग करते टाइम कंसीडर करना चाहिए। देखिए, जब भी प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे प्लानिंग लार्ज स्केल पे हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल करना है या फिर ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर के लिए है, तो उसमें बहुत सारा कॉस्ट लगते हैं और बहुत सारा टाइम लगते हैं। अगर सही से प्लानिंग करेंगे, इसमें क्या होगा, सही से प्लानिंग से अगर इसमें 10% भी कॉस्ट और टाइम अगर बच जाए तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। जैसे कि एक घर का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर सही से प्लानिंग हो कि कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे किचन रहेगा, ठीक है, तो और क्या कॉस्ट एस्टिमेशन है, तो सब कुछ प्लानिंग करने से बहुत सारा कॉस्ट और बहुत सारा टाइम बचेंगे और सही से वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। सिमिलर वे में जब पावर सिस्टम के लिए प्लानिंग करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि कितना जनरेटिंग कैपेसिटी हमें ऐड करना है। ठीक है, ये इतना तो है कि इंडिया में डिमांड ज्यादा है, दिस इज मोर, और सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पावर का अभी भी रिक्वायरमेंट है। तो हमें पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना पावर का रिक्वायरमेंट है और उसके अनुसार हमें जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ज्यादा फोकस है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए कितना जरूरत है उसके अनुसार हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा कि अगर जनरेटिंग कैपेसिटी है तो उसमें ये तो हमने डिस्कस करनी है कि कितना और कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि सभी जगह इंस्टॉल करने से सभी जगह एक समान नहीं होते। जैसे कि अगर विंड पावर प्लांट को अगर करें तो विंड पावर प्लांट जहाँ पे एयर का स्पीड बहुत ज्यादा है वहीं पे इंस्टॉल करेंगे तो सही से हमें पावर आउटपुट हमें मिलेगा, है ना। तो इसके अनुसार यहाँ पे विंड पावर प्लांट, ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें फ्यूल का देखेंगे कि फ्यूल कहाँ से आसानी से मिल रहा है। एक शहर किसी सिटी के क्लोज नहीं करेंगे, नहीं क्लोज यहाँ इंस्टॉल नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा जो कि वहां पे रहने वाले सभी को वहां पे नुकसान करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज को कंसीडर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या ऑप्टिमम साइज होना चाहिए जनरेटिंग यूनिट्स का। ठीक है, इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर 30 मेगावाट का हमें जरूरत है, तो इसके दो तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका है कि 10 मेगावाट 10 मेगावाट और 10 मेगावाट, इस ढंग से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अकेला एक 30 मेगावाट है उसका हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर 30 मेगावाट एक साथ इंस्टॉल किए तो हमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे कम लगेगा। जबकि इसमें 10-10 मेगावाट का 3 का करेंगे तो तीनों बार अलग से हमें ज्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट सब कुछ इसमें ज्यादा लगेंगे, लॉसेज भी इसमें ज्यादा होंगे। और हर का अगर देखें तो इसमें लॉसेज उसके अनुसार। ओके, और 30 मेगावाट का डिसएडवांटेज क्या है? 30 मेगावाट का एडवांटेज है कि इसमें कॉस्ट कम लगेंगे और आसानी से इंस्टॉल होंगे सिंगल यूनिट। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कि ऑफ पीक लोड है तो ऑफ पीक लोड में मान के चलो 20 वाट का ही 20 मेगावाट का ही लोड का भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, दो जनरेटर को ऑन रख सकते हैं, एक को नो लोड पे कर सके या फिर इसको कहीं और ट्रांसफर करके या इसको शट डाउन कर सकते हैं उस टाइम में। पर अगर 30 मेगावाट है तो 30 मेगावाट को हम इसको लो इफिशियंसी पे रन करना पड़ेगा, क्योंकि फुल रेटेड पे इसको नहीं रन करेंगे।
दूसरी बात है कि मेंटेनेंस अगर करना पड़ेगा, साल में एक बार अगर मेंटेनेंस है, तो इसमें दो को ऑन करके रख सकते हैं, एक को हम ऑफ करके मेंटेनेंस के लिए रख सकते हैं। लेकिन इसमें हमें इसको मेंटेनेंस के लिए रखेंगे तो पूरा यूनिट यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका दोनों का देखिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा कि जब भी हम जो यहाँ पे जेनेटिंग कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, तो कौन सा जेनेटिंग टाइप, कौन सा जेनेशन टाइप को हमको इंस्टॉल करना है, उसको भी हमें प्लान करना पड़ेगा पहले, कि या तो न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, सोलर, हाइड्रो, ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसके अनुसार हमें इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, मेनली अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो जनरली क्या होता है कि उसमें पॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या है कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन दोनों को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो दोनों को यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे आने वाले टाइम में जो भी है, उसकी देखियो व्हीकल्स भी रन कर रहे हैं, व्हीकल्स खुद ही पॉल्यूशन कर रहे हैं, साथ में अगर पावर प्लांट भी अगर पॉल्यूशन करते रहे तो यहाँ पे रहना कंफर्टेबल जोन में नहीं रह पाएगा इंसान या जानवर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो पॉल्यूशन है उसको हमको रिड्यूस करना है, इसलिए हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जब कि रिन्यूएबल सोर्सेज में भी अगर विंड की बात करें तो वहां पे साउंड पॉल्यूशन होता है, तो इसको एनवायरनमेंट को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा कि साइज ऑफ इंटरकनेक्शन। सो ग्रिड इंटरकनेक्शन में ग्रिड के इंटरकनेक्शन जो करेंगे, ये देखेंगे कि नेबरिंग सिस्टम है, जैसे एक स्टेट का दूसरे स्टेट का या दूसरे शहर का सभी से आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो कितना कैपेसिटी होना चाहिए ताकि आसानी से कनेक्ट हो सके। इसके अलावा भी बहुत सारे सोलर पावर प्लांट यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने छत पे, ठीक है, या कॉलेज के कैंपस पे। तो अगर इसको भी ग्रिड से अगर कनेक्ट करना है, इस ग्रिड या सब स्टेशन से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए कितना मिनिमम रेंज होना चाहिए पावर का जिसपे हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे आता है कि जेनरेटिंग पावर प्लांट का वोल्टेज लेवल कितना होना चाहिए, ये मेन है। देखिए, जेनरेटिंग पावर प्लांट का वोल्टेज लेवल 11 किलोवाट से 24 किलो वोल्ट से लेकर 25 किलो वोल्ट के लिए इतना होता है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन जो है ए मैक्सिमम 760 केवी तक यहाँ पे हम ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो इसका अंतर क्या है कि अगर इस लेवल पर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेवल ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ हाई है, लेकिन जो जेनरेशन है यहाँ पे बहुत ही कम वोल्टेज पे है। इसका वजह यह है कि जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाते हैं जेनरेटिंग पावर प्लांट में, तो रोटेशन चूंकि है, इंसुलेशन और भी कुछ फैक्टर्स है जो कि बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको ट्रांसफार्मर से हम इसका स्टेप अप करके और ट्रांसमिशन करते हैं ताकि कॉपर लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा कि नया टेक्नोलॉजीज है जो हम यूज करते हैं, तो प्रीवियस जो हार्डवेयर है उसको हम मॉडिफाई करना रहता है, जैसे कि कंप्यूटर से कंट्रोलिंग होता है, तो उसको हम जब मॉडिफाई कर रहे हैं तो क्या क्या यूटिलिटी का रिक्वायरमेंट है उसको भी हम यहाँ पे फोकस करते हैं, उसको ही प्लान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन अगर करें, साथ साथ में अगर लोड मैनेजमेंट सही रखें, एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि अगर बिजली का बचत हम करें, जैसे कि नॉर्मल 100 वाट का जो बल्ब यूज करते थे पुराने बल्ब, उसको उसके जगह पे एलईडी यूज कर रहे हैं। सिमिलर वे में अगर इंडस्ट्री में जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच कंट्रोल्ड
जो भी मशीन है तो उसमें क्या होगा, लॉसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, और लॉसेस जब कम होंगे तो यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन है, और जब हमको जरूरत नहीं हो उस टाइम हम स्विच ऑफ भी कर दें लाइट को, तो उस टाइम में हमें हमें एनर्जी का कंजर्वेशन, और साथ साथ में लोड मैनेजमेंट, कि अगर कोई लोड जो कि अभी जरूरत नहीं है कि इसी पीक टाइम में चलाए, उसको ऑफ पीक टाइम में अगर चला सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं इरिगेशन पंप, तो जरूरी किसी टाइम में चलाए। ठीक है, तो अगर इसको पीक टाइम में चलाएंगे जैसे 5 से 10 पीएम तक, तो उसमें क्या हो जाएगा, बाकी लोड को बढ़ा देगा। इसलिए अगर इसको ऑफ पीक टाइम में चलाए, इस ढंग से अगर लोड मैनेजमेंट को करें, तो लोड मैनेजमेंट करने से हमें क्या हो जाएगा कि हमें जो न्यू इंस्टॉलेशन है, नए इंस्टॉलेशन की जो जरूरत पड़ रहा है, जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किए यहाँ पे कि डिमांड एंड सप्लाई, इसका डिफरेंस है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो इसको हम फुलफिल कर दें अगर लोड मैनेजमेंट को सही से यूज करें तो। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि रिलायबिलिटी टू कंज्यूमर। अब देखिए, जैसे हम हमारे घर में अगर लाइट कट भी हो उस टाइम के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना, अगर इंडस्ट्री में अगर लाइट कट हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे है कि जितना ज्यादा हम मतलब जितने कंज्यूमर को रिलायबिलिटी है उसके अनुसार यहाँ पे हमें पावर सप्लाई हमें देना पड़ेगा। ठीक है, कि जिसको ज्यादा जरूरत है तो वहां पे पावर कट ना हो, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पे कि ट्रांसफर करें कि उस एरिया में, जैसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे कई पावर कट नहीं होते। ठीक है, अगर सिटी में देखें तो कुछ हाई फाई एरिया रहते हैं जहाँ पे कई पावर कट नहीं होते हैं, जबकि बाकी नॉर्मल एरिया में 1-2 घंटे के पावर कट होते हैं। तो इसको भी अगर इसके लिए भी बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ता है, और कि किस कौन सा ट्रांसफार्मर, कौन सा जनरेशन कैसे स्विचिंग करें, उसके लिए हमें भी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, ज्यादा कुछ हाई फाई पॉइंट इसमें नहीं है, लेकिन आने वाले क्लास में और डिटेल में देखेंगे कि प्लानिंग के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। आज के लिए इतना ही।